नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हें राजस्थान की राजनीति में एक खास नाम से जाना जाता है, शेर राजस्थान। हम बात कर रहे हैं जय नारायण व्यास की। उनके जीवन और उनके योगदान को आज हम गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये राजस्थान के बनने की कहानी से जुड़ी हुई है। सही कहा। ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी से मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं उनकी बिल्कुल बुनियादी जानकारी से। जी। उनका पूरा नाम था जय नारायण व्यास। जन्म हुआ 18 फरवरी 1899 को जैसलमेर राजस्थान में और उनका निधन हुआ 14 मार्च 1963 को जोधपुर में। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जन्म जैसलमेर में और निधन जोधपुर में। हाँ। ये दोनों ही मारवाड़ क्षेत्र के सबसे बड़े केंद्र थे और उनकी पूरी राजनीति का आधार भी यही इलाका रहा। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है उपनाम। अच्छा, उनके उपनाम। हाँ, सबसे पहले उनके उपनामों की ही बात करते हैं क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। सही है। उन्हें जैसलमेरिया व्यास कहा जाता था, लक्कड़ फक्कड़, धुन के धनी, लोक नायक और जाहिर है शेर राजस्थान। ये उपनाम बहुत कुछ बताते हैं उनके बारे में। जैसे लक्कड़ फक्कड़, इसका क्या मतलब है? देखिए, लक्कड़ फक्कड़ का मतलब है वो इंसान जो एकदम बेबाक हो, सीधी बात करने वाला। अच्छा। कोई लाग लपेट नहीं। और धुन के धनी का मतलब था कि वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत दृढ़ थे, जो ठान लिया वो करके ही छोड़ते थे। और लोकनायक और शेर राजस्थान, ये तो उनके नेतृत्व और उनके साहस को दिखाता है। खासकर सामंतशाही के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई, उसकी वजह से ये नाम मिले। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है शिक्षा। जी। उनकी शुरुआती पढ़ाई तो जोधपुर के दरबार हाई स्कूल और जसवंत कॉलेज में हुई। लेकिन फिर वो उच्च शिक्षा के लिए बॉम्बे चले गए। हाँ, और ये उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से साल 1920 में बीए किया। 1920 में। और फिर 2 साल बाद 1922 में एलएलबी यानी कानून की डिग्री ली। तो उस जमाने में बॉम्बे जाकर कानून पढ़ना। बिल्कुल। आप सोचिए, उस दौर में बॉम्बे जैसे शहर में पढ़ना, जहां स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, उसने उन्हें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिया। वो सिर्फ एक रियासती राजनीति तक ही सीमित नहीं रहे। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। हाँ, ये उनका एक बहुत मजबूत पक्ष था। जय नारायण व्यास सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार भी थे। बिल्कुल। उन्होंने कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं शुरू की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है तरुण राजस्थान। ये 1927 में ब्यावर से शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक वो खुद थे और संपादक थे विजय सिंह पथिक। ब्यावर से? हाँ। ये बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला था। वो क्यों? क्योंकि ब्यावर उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। अच्छा। वो किसी रियासत के अंदर नहीं आता था, तो वहां से एक राष्ट्रवादी अखबार निकालना रियासती क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा आसान था। वहां सेंसरशिप कम थी। समझ गए। फिर दूसरा पत्र था आगीबाण। आगीबाण। हाँ, ये 1932 में ब्यावर से ही शुरू हुआ और कहते हैं कि ये सबसे तीखा राष्ट्रवादी पत्र था। नाम से ही जाहिर है, आगीबाण का मतलब ही है आग का तीर। सही। तो इसकी भाषा बहुत क्रांतिकारी रही होगी। इसका मकसद ही था लोगों में अंग्रेजी हुकूमत और सामंतशाही के खिलाफ एक चेतना जगाना। इसके बाद 1938 में बंबई से अखंड भारत नाम का पत्र शुरू किया। फिर उन्होंने पीप नाम से एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका भी निकाली। अंग्रेजी में भी? हाँ, और आखिर में 1946 से जोधपुर से नवयुग का प्रकाशन किया। ये विविधता देखिए, हिंदी में, अंग्रेजी में और अलग-अलग शहरों से प्रकाशन, ये दिखाता है कि वो अपनी बात हर वर्ग और हर क्षेत्र तक पहुंचाना चाहते थे। अब हम अगले भाग पर आते हैं। हाँ। जिसका नाम है संस्थाएं जिनसे जुड़े। जी। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की या उनसे बहुत सक्रिय रूप से जुड़े रहे। जैसे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा। हाँ। मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग जिसके वो संस्थापक थे। जी।
ये युवाओं को आंदोलन से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। और फिर मारवाड़ लोक परिषद, ये तो सबसे जरूरी थी। मारवाड़ लोक परिषद ही तो प्रजामंडल आंदोलन का एक मुख्य चेहरा बनी। और राजस्थान सेवा संघ भी। बिल्कुल। ये सारे संगठन उस समय के हिसाब से बहुत जरूरी थे। इनका लक्ष्य था रियासतों में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना। अब हम अगले भाग पर आते हैं, हाँ। जिसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। जी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बहुत ही बड़ा था। 1921 में ही वो असहयोग आंदोलन में जेल चले गए थे। बहुत कम उम्र में। हाँ, और वो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तो सबसे बड़े नेता थे ही। और 1942 से 1944 तक, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन्हें सिवाना दुर्ग में नजरबंद रखा गया था। सिवाना का किला, ये ऐतिहासिक रूप से विद्रोहियों के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता था। अच्छा। और अंग्रेजों ने वहीं नजरबंद किया ताकि वो जनता से दूर रहें। और शायद सबसे बड़ी बात, वो सामंत शाही के खिलाफ सबसे पहले खुलकर बोले। बिल्कुल। इसी वजह से उन्हें शेरे राजस्थान की उपाधि मिली। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय राजस्थान में दोहरी गुलामी थी, एक अंग्रेजों की और दूसरी यहाँ के जागीरदारों और राजाओं की। सही। आम जनता पर सामंतों का अत्याचार बहुत ज्यादा था। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, और व्यास जी ने वही किया। अब हम अगली भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राजनीतिक जीवन। जी। आजादी के बाद का दौर। हाँ, उनका राजनीतिक जीवन भी उतना ही प्रभावशाली था। 1947-48 में वो जोधपुर रियासत की पहली लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने। उस समय प्रधानमंत्री का पद आज के मुख्यमंत्री के बराबर ही था। अच्छा। जब रियासतें भारत में मिल रही थी उस दौर में। ठीक है। इसके बाद वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। पहले 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। हाँ। और फिर 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। और ये उन्हें राजस्थान का इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री बनाता है जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी। ये एक बहुत ही खास तथ्य है। बिल्कुल। ये राजस्थान के गठन की प्रक्रिया को भी दिखाता है। शुरुआत में जब राज्य बन रहा था तो नेताओं को मनोनीत किया गया। फिर जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए तो जनता ने अपनी सरकार चुनी। वो 1957 और 1962 में 2 बार राज्यसभा के सांसद भी चुने गए। जी। और 1954 में कुछ महीनों के लिए उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है 1952 चुनाव की रोचक बात। हाँ, ये किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। बहुत दिलचस्प है। 1952 के पहले आम चुनाव में जयनारायण व्यास ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा। 2 सीटों से? हाँ, जोधपुर शहर और जालौर। और हैरानी की बात यह है कि वो दोनों ही सीटों से हार गए। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। इतने बड़े कद का नेता जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, वो चुनाव हार गया। लेकिन फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बने? फिर एक रास्ता निकाला गया। किशनगढ़ के जो विधायक थे श्री चांदमल मेहता, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी। और उस सीट पर उपचुनाव हुआ। और उस उपचुनाव में जयनारायण व्यास बिना किसी विरोध के जीत गए। बिल्कुल। और फिर मुख्यमंत्री बने। ये उस समय की पार्टी की कार्यप्रणाली को दिखाता है। पार्टी के लिए जरूरी था कि उनका सबसे बड़ा नेता सदन में पहुंचे और सरकार का नेतृत्व करे। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री काल के प्रमुख कार्य। जी। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। हाँ। उन्होंने राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की। योजनाबद्ध विकास की शुरुआत। बिल्कुल। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना प्रक्रिया की नींव रखी। हाँ। जो आगे चलकर 1956 में पूरी हुई। उन्होंने राणा प्रताप सागर बांध की आधारशिला भी रखी। ये सारे काम एक नए और आधुनिक राजस्थान की नींव रख रहे थे। शिक्षा, सिंचाई, योजना, सब पर ध्यान था। लेकिन उनका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी काम था जागीरदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। ये वही काम था जिसके लिए वो जीवन भर लड़े। सही। ये सामंती व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था और इससे लाखों किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला। ये राजस्थान के सामाजिक ढांचे में एक बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना भी की। जी। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है साहित्यिक योगदान। राजनीति के अलावा हाँ, वो एक बहुत कुशल लेखक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं राजस्थान का इतिहास, मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम, मेरा जीवन संग्राम और गांधी दर्शन। इन किताबों के नाम से ही पता चलता है कि वो अपने क्षेत्र के इतिहास, अपने संघर्ष और गांधी जी के विचारों से कितने गहरे जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध मारवाड़ी गीत भी लिखा था। अच्छा।
धरुंझुन रुंझुन बाजे रे घंटी धरती धोरारी। अरे वाह, ये दिखाता है कि राजनीति के साथ साथ वो अपनी संस्कृति और लोक कला से भी कितना प्यार करते थे। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है सम्मान। जी। उनके योगदान को हमेशा याद रखा गया। साल 1999 में उनकी जन्म शताब्दी पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। बहुत बड़ा सम्मान। और 2014 में जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यानी JNVU कर दिया गया। ये बिल्कुल उचित सम्मान है, एक शिक्षा केंद्र का नाम उनके नाम पर रखना जिन्होंने खुद विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ये उनकी विरासत को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि ये सारी जानकारी सार्वजनिक डोमेन, सरकारी अभिलेखों और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है और इसे बिना किसी कॉपीराइट चिंता के कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो जयनारायण व्यास की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचार की जीत की कहानी है। सच कहा, वे एक ऐसे लोकनायक थे जिन्होंने राजस्थान को सामंतवाद के अंधेरे से निकालकर लोकतंत्र की सुबह तक पहुंचाया। उनकी विरासत आज भी राजस्थान की राजनीति और समाज में जिंदा है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।